गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्किट एनालिसिस के इस क्लास में अपन देखेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस चल रहा था जिसका एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस लेक्चर में अपन देखेंगे, कल हमने देखा सारा का सारा जो ट्रांजिएंट था उसका बेसिक की हमने सबसे पहले बात करी, और बेसिक करने के बाद में एक जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ट्रांजिएंट कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिएंट दो प्रकार के, एक तो एसी ट्रांजिएंट और दूसरा डीसी ट्रांजिएंट। 95% क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाते हैं? डीसी ट्रांजिएंट में। डीसी ट्रांजिएंट में भी दो प्रकार हुआ करते थे, सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट और दूसरा विदाउट सोर्स डीसी ट्रांजिएंट। ठीक है, तो हमने सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट की बात कर ली थी। अब हम देखते हैं डीसी ट्रांजिएंट में दूसरा है, डीसी ट्रांजिएंट में ही दूसरा है, कौन सा? डीसी ट्रांजिएंट चल रहा था और इस डीसी ट्रांजिएंट में दूसरा जो टॉपिक है वो है बी पार्ट, सोर्स विदाउट सोर्स डीसी ट्रांजिएंट। देखो, विदाउट सोर्स डीसी ट्रांजिएंट का मतलब क्या है उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, विदाउट सोर्स डीसी ट्रांजिएंट की मैं बात करूंगा तो क्या होता है विदाउट सोर्स ट्रांजिएंट? मतलब किसी ऐसा सर्किट, इन दिस केस आफ्टर द स्विचिंग देयर इज नो इन द सर्किट, यानी कि आफ्टर द स्विचिंग इन द सर्किट इंडिपेंडेंट सोर्स विल बी प्रेजेंट इन दिस केस। तो वो क्या कहलाता है? विथ सोर्स डीसी ट्रांजिएंट। दैट मीन्स इन दिस केस after the switching action source will present in the circuit. In this case after the switching action, in this case after the switching action source will प्रेजेंट इन द सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में क्या आफ्टर द स्विचिंग एक्शन सोर्स वहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसलिए एंड अब देखो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है अपने पास में, हेंस द differential equation is not homogeneous। क्या मतलब होता है इसका? पहली बात तो ये कि स्विचिंग हमने कर दी, स्विचिंग के बाद में आफ्टर द ट्रांजिएंट हम बोल सकते हैं, या स्विचिंग एक्शन के बाद में जो सर्किट है उसमें सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स यदि प्रेजेंट होता है तो वो कौन सा कहलाता है? विथ सोर्स डीसी ट्रांजिएंट। तो अब इसमें क्या कहा है? होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है? कल हमने देखा था होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, होमोजीनियस की बात करते हैं, और कौन सी नॉन होमोजीनियस है? तो अपने पास में A2 A1 D2 x ऑफ t अपॉन में dt स्क्वायर प्लस A2 dx ऑफ t अपॉन में dt प्लस x ऑफ t विल बी इक्वल्स टू f ऑफ t। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कौन सी है? डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि f ऑफ t की वैल्यू 0 हो जाती है, f ऑफ t की वैल्यू 0 हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा? ये इक्वेशन कौन सी कहलाएगी? होमोजीनियस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? होमोजीनियस इक्वेशन। तो इस कंडीशन में जब डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देखेंगे तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास में निकल के आता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CA प्लस PI। अब चूंकि क्या है? इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन में जब आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, PI की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। PI की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो
दैट मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, ओनली ऑफ सी ऑफ एफ के बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये तो कब होता, जब सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट में, सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट में। लेकिन क्या ये सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट है क्या, नहीं है। तो अब क्या है ये विद सोर्स डीसी ट्रांजिएंट, तो यहाँ पर एफ ऑफ टी की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, एफ ऑफ टी की वैल्यू आएगी। तो ये जो अपने पास में इक्वेशन बन जाएगी वो कौन सी है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन में बात करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इस कंडीशन में कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल्स टू सी ए प्लस पी आई, सी ए प्लस पी आई, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। एक बात, इतनी बात समझने के बाद में अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस सी ए प्लस पी आई दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो देखो अब हम देखते हैं अपन क्वेश्चन की किस प्रकार से करते हैं। हम बात करते हैं पहले आरएल सर्किट की, किसकी बात कर लेते हैं, आरएल सर्किट की, या फिर आरसी सर्किट की बात कर लेते हैं, किसी की भी बात कर लो। पहले मैंने बात करी आरसी सर्किट विथ सोर्स। हमने क्या किया था, विदाउट सोर्स डीसी ट्रांजिएंट था। विदाउट सोर्स डीसी ट्रांजिएंट में इंडक्टर आरएल सर्किट की वैल्यू देखी थी और आरसी सर्किट की वैल्यू देखी थी। अब हमारे पास में आरएल सर्किट आरसी सर्किट है, उस कंडीशन में एक बात बताओ, जब आरसी सर्किट होता है किसकी बात करेंगे, कैपेसिटर के। तो कैपेसिटर में वी सी ऑफ टी, अब इस कंडीशन में क्या होगा, वी सी इन्फिनिटी प्लस वी सी जीरो माइनस वी सी जीरो माइनस वी सी इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी बाई टू, e की पावर माइनस टी बाई टू। उस कंडीशन में क्या होता था, उस कंडीशन में इनिशियल यानी वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती थी, ठीक है। उस कंडीशन में विद सोर्स डीसी, ये विद सोर्स डीसी ट्रांजिएंट में जब वी सी टी की वैल्यू निकालोगे तो इस तरह से निकालोगे। तो वेयर वी सी जीरो क्या है, वी सी जीरो इनिशियल वैल्यू है क्या, इनिशियल वैल्यू। दूसरी बात, और वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू। क्या है, फाइनल वैल्यू। वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है फाइनल वैल्यू। वहाँ पर टो क्या है, टो है अपने पास में टाइम कांस्टेंट। टो की वैल्यू क्या है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो यह आरसी सर्किट में है जिसमें हमें जब टी टाइम पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लगाना है तो इस फॉर्मूले से निकालना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो इसी से ही क्या होता है, अब मैं बात करता हूं यहीं से। अब मुझे एक बात बताओ, वेन इफ वी सी इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू जीरो है, वी सी इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू क्या है, जीरो, ठीक है। क्यों होता है वी सी इक्वल्स टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो, मैं बताऊंगा आपको। तो वी सी इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो है, उस कंडीशन में वी सी टी की वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वी सी जीरो माइनस जीरो और e की पावर माइनस टी बाई टू। दैट मीन्स आप यहाँ पर वी सी टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वी सी जीरो e की पावर माइनस टी बाई टू। तो ये कौन सी कंडीशन में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इन विच कंडीशन, ये है विदाउट सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट, सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट का केस हो गया। अब देखो होता ये है, कारण क्यों है ऐसा, वी सी इन्फिनिटी क्यों जीरो हुआ। देखो विद सोर्स डीसी ट्रांजिएंट मतलब अपने ये लेके चलते हैं कि ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब आफ्टर द स्विचिंग ये कैपेसिटर विदाउट सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट में ये बात होती थी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कोई भी वैल्यू आर है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आर है। अब यहाँ पर मैंने वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू निकालो। वी सी इन्फिनिटी के मतलब एट द टाइम ऑफ वी सी इन्फिनिटी यानी स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट में मुझे ये बताओ, आप स्टेडी स्टेट में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज की वैल्यू क्या, वी सी इन्फिनिटी की, ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, वी सी इन्फिनिटी।
क्या हो जाएगा, वी सी इन्फिनिटी। दैट मीन्स आप मुझे यहाँ से ये बताओ कि एट स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन सर्किट, कोई बात नहीं है। अब आपने 8 स्टेडी स्टेट ओपन हो गया। अब एक बात है, वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है? वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की मान लो वैल्यू है आर, यानी कि ये वी सी इन्फिनिटी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। और रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू आर। अब चूंकि ये ओपन सर्किट है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0 इंटू आर कितना होगा, अरे बोलो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0। दैट मीन्स इस वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। इसलिए हम क्या लेते हैं, एट द स्टेडी स्टेट इन द सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट में ऐसी कंडीशन है आती है। सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट जैसे ही हुआ तो वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो गई। जब वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू जब आप मैंने इसमें रखा तो अपने पास में सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट की कंडीशन आ गई। इतना ही करना है कि वी सी इन्फिनिटी में इसमें वैल्यू रखनी है और विद सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट में इसमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब देखो आगे, अब मैंने आरसी सर्किट की बात कर ली, अब मैं किसकी बात करूँगा, आरएल सर्किट की। कर लो तो फिर आरएल सर्किट की। दूसरा मैं बात करता हूँ आरएल सर्किट की बात करता हूँ, ठीक है। तो उसमें जब भी मैंने बात हुआ था आरएल सर्किट में हम बात किसकी करेंगे, करंट की। तो करंट की बताओ, तो आई एल ऑफ टी एट द टाइम ऑफ इंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर एट द टाइम ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू आई एल ऑफ इन्फिनिटी प्लस आई एल ऑफ 0 माइनस आई एल ऑफ इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई, जहाँ पर वेयर आई एल इन्फिनिटी क्या है, फाइनल वैल्यू। ये क्या है मेरा फाइनल वैल्यू, और आई एल ऑफ 0 जिसकी वैल्यू क्या होगी, अरे जिसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू। क्या होगी, इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, एल बाई आर, मतलब टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। दैट मीन्स टो की वैल्यू क्या है यहाँ पर, टाइम कांस्टेंट है। या फिर मैं यह लिख सकता हूँ टो बराबर आर इंटू सी इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट इन द केस ऑफ आरसी सर्किट। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ से कि यहाँ पर आई एल ऑफ, मैं यह करता हूँ एट इफ आई एल ऑफ इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू क्या, 0। इफ आई एल विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट यहाँ पर जब 0 है, दैट मीन्स आई एल ऑफ टी विल बी, आई एल इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0 प्लस ये कितना, आई एल ऑफ 0 माइनस 0 ए की पावर माइनस टी बाई 2, ए की पावर माइनस टी बाई 2। दैट मीन्स अब आई एल ऑफ टी रखोगे, आई एल ऑफ टी रखोगे तो आई एल ऑफ 0 ई की पावर माइनस टी बाई 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, विद सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट, सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट केस में आ गया, ठीक है। तो ये है विदाउट। अब वही बात, ये सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट क्यों, इन द केस ऑफ सोर्स फ्री आई एल विल बी इक्वल्स टू 0। क्यों होगा, आई एल विल बी इक्वल्स टू 0, देखो क्यों होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आई एल विल बी इक्वल्स टू 0 होगा, सॉरी इसकी वैल्यू मैं विदाउट सोर्स, मतलब ये मैंने आर लिया, ये मैंने क्या लिया, ये लिया। अब ये है सोर्स फ्री है ना। अब सोर्स फ्री है, अब इसके अक्रॉस एट द टाइम ऑफ आई एल ऑफ इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू कितना, आई एल इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया, आई एल विल बी इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू कितना। अब एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट एल एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी,
इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट। तो आप क्या कर दो, इसको शॉर्ट कर दो क्या? इस कंडीशन में इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है? IL ऑफ इन्फिनिटी। बताओ देखें, वोल्टेज इस सर्किट की अक्रॉस करंट तब फ्लो होगी जब इसमें IL इन्फिनिटी यानी वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो R है। यहाँ क्या वोल्टेज की वैल्यू कितनी है भाई? है ही नहीं, इसका मतलब 0 अपॉन में R, तो IL इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो यही केस है सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट में IL इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। IL इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पास में निकल के आ जाती है। तो आप इसको नोट कर लो। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। यानी कि ये स्विच को t = 0 पर अब कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्लोज हो रहा है। उस कंडीशन में इस VCT यहाँ पर निकालनी है। एक बात, इससे पहले अपन को एक चीज़ लास्ट में वहाँ तक नोट कर लिया था, वहाँ एक चीज़ और लिख लो कि जब वहाँ से एक और चीज़ लिख लो कि VCT या फिर मैं बात करता हूँ ICT = क्या होता था? अब देखो, जैसे VCT लिखा था तो उसका क्या फॉर्मूला? VC इन्फिनिटी प्लस VC0 माइनस VC इन्फिनिटी e⁻⁻t/2। अब देखो VCT या फिर ICT की वैल्यू, अब ये क्या है? फाइनल वैल्यू। तो मैं इसको जनरलाइज कर दूं, फाइनल वैल्यू प्लस VC0 इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू माइनस ये क्या है? फाइनल वैल्यू इनटू e⁻⁻t/2। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? VCT और I/COT की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। VCT या फिर ICT की वैल्यू, फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू e⁻⁻t/2। ये अपने पास में क्या हो जाएगी? वहाँ पर आगे जाके आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। लास्ट में लिखा था ना ILT की फाइनल वैल्यू इक्वेशन, वहाँ पर ये चीज़ नोट और कर लो, ठीक है। ये नोट करने के बाद में इस क्वेश्चन को देखो, किया क्या इस क्वेश्चन को, कैसे होगा बोलो? एक बार खुद ट्राई करो, देखें। ट्राई करने को बोलता हूँ तो आप वीडियो को रोक के उस पर ट्राई करो और उसके बाद में इसको क्या करना है? सोल्व करना है, ठीक है। देखो, एक देख लो क्वेश्चन, अगला कर लेना। VCT निकालना है। मुझे एक बात बताओ, किसी भी सर्किट को सोल्व करने के लिए कितने डायग्राम की आवश्यकता होती है? कितने फिगर की आवश्यकता? मैक्सिमम 3 की। तो पहली कंडीशन लेते हैं, t<0 पर डायग्राम बनाओ। t<0 पर, t<0 पर ये स्विच कहाँ रहा होगा? ओपन रहा होगा। ये स्विच कैसा रहा होगा? ओपन रहा होगा। मतलब डायग्राम कैसा बना होगा? ये यहाँ पर 10 वोल्ट है क्या? क्या है? 10 वोल्ट। फिर देखो, ये यहाँ पर ओपन है। दूसरी बात, यहाँ से ये रेजिस्टेंस 1 ओम और ये कितना? 2 फेरेड, ठीक है। और अब मुझे एक बात बताओ, जब t<0 पर पहले यहाँ पड़ा होगा काफ़ी टाइम से पहले, तो फॉर लॉन्ग टाइम पड़ा होता है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में, एट द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या एट द स्टेट t = पर कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? बताओ। ओपन सर्किट। कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट। दैट मीन्स ये यहाँ पर VC0 माइनस VC0 कितना यहाँ पर वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू इसके बराबर थोड़ी, ये तो डिस्कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसका कितनी वैल्यू हो गई? 0 वोल्ट। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई कि VC0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 वोल्ट। एक बात, ठीक है। अब देखो, दूसरी बात हम देखेंगे, दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं t>0 पे। तो t>0 पे ये स्विच है वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगा?
यहाँ पर, यानी ये स्विच कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब जब ये स्विच यहाँ पर कनेक्ट होगा, दैट मीन्स ये जब स्विच यहाँ पर कनेक्ट होगा तब अब सर्किट लुक लाइक दिस, किस प्रकार से दिखाई देगा, 10 वोल्ट। यहाँ से ये सर्किट दिखाई दिया तो इस तरह से कनेक्ट कर दिया, फिर ये C की वैल्यू कितनी है, 2 फेरेड, और R की वैल्यू 1 ओम, और यहाँ पर Vc0 की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस Vc0 की वैल्यू दे रखी है 0 वोल्ट, ठीक है, Vc0 की वैल्यू ये बन जाएगा। अरे बोलो ये बनेगा। तो अब यहाँ पर Vct की वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज अक्रॉस 2 फेरेड। तो बताओ क्या होगा, Vct की वैल्यू क्या निकल के आएगी, Vct की वैल्यू क्या होगा। अब ये बताओ, आफ्टर द स्विचिंग होगी ना, आफ्टर द स्विचिंग सोर्स लगा हुआ है क्या इस सर्किट में, 10 वोल्ट लगा हुआ है भाई। जब लगा हुआ है दैट मीन्स ये विद सोर्स डीसी ट्रांजिएंट है या विदाउट सोर्स डीसी ट्रांजिएंट, विद सोर्स डीसी ट्रांजिएंट। दैट मीन्स ये केस कौन सा हो गया, विद सोर्स डीसी ट्रांजिएंट। जब विद सोर्स डीसी ट्रांजिएंट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Vc इन्फिनिटी इक्वल्स टू Vct इक्वल्स टू Vc इन्फिनिटी प्लस Vc0 माइनस Vc इन्फिनिटी e की पावर माइनस t/2। अब आफ्टर द स्विचिंग ही जो उस सर्किट से क्या निकालते हैं, वो टाइम कांस्टेंट निकालते हैं, उसी सर्किट से क्या निकालते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें एक तो Vc इन्फिनिटी निकालना है और एक क्या निकालना है, टो निकालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, टो निकाल लेता हूँ। क्या करता हूँ, टो, टाइम कांस्टेंट फॉर टो। टाइम कांस्टेंट के लिए आपको क्या करना है, बोलो। टाइम कांस्टेंट के लिए इस सर्किट से पहली बात तो टाइम कांस्टेंट कौन से सर्किट का निकालते हैं, मैंने साफ साफ लिखाया हुआ है, वो सर्किट, उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालो जो ट्रांजिएंट के स्विचिंग के बाद में कर होता है। दैट मीन्स स्विचिंग के बाद में कौन सा सर्किट बना, इसका, ये बना। अब इससे टाइम कांस्टेंट निकालोगे तो सर्किट किस प्रकार से दिखेगा। और एक चीज और थी कि जब भी हम टाइम कांस्टेंट निकालेंगे तो वोल्टेज सोर्स को तो क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। तो यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। दैट मीन्स ये सर्किट फॉर टो के लिए जो सर्किट दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। किस तरह से दिखेगा, ये कितना, 2 फेरेड। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मुझे एक बात बताओ, 2 फेरेड हो गया। दैट मीन्स जब ये मेरे पास में 2 फेरेड हो गया, ये 2 फेरेड हो गया, दैट मीन्स क्या बताओ, ये 2 फेरेड जैसे ही हुआ, 2 फेरेड यहां पर हो गया। अब बताओ टो की वैल्यू क्या होता है, R इंटू सी। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, टो की वैल्यू 2, मतलब टो की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है कितनी, 2 वैल्यू निकल के आती है। दैट इज द वैल्यू ऑफ टो। अब और चीज, सारी चीज निकल गई। अब मैं क्या, Vc इन्फिनिटी निकालना है, मतलब सर्किट हम ड्रॉ करते हैं, एक सर्किट यहां पर और ड्रॉ करते हैं। तीसरी कंडीशन में t एक और इनिशिएट होता है, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे सर्किट को ड्रॉ करो भाई, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ड्रॉ करोगे तो बताओ, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, बोलो। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन सर्किट, तो कर दो। t इक्वल्स टू स्विच तो क्लोज होगा ना यार, और ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। तो सर्किट किस प्रकार से दिखाई देगा वो चीज़ देखिए आप, ये 10 वोल्ट और ये यहाँ पर हो गया सर्किट क्लोज्ड, ये 1 ओम हो गया। और ये दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो वोल्टेज होगा अब Vc इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब Vc इन्फिनिटी की वैल्यू बताओ मुझे, एक बात बताओ, इस सर्किट में से क्या करंट फ्लो हो रही है क्या, बताओ, नहीं हो रही। दैट मीन्स क्या वोल्टेज अक्रॉस, इसमें से करंट फ्लो होने वाली 0, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम, 1 इंटू आई विल बी इक्वल्स टू 0, 1 इंटू आई विल बी इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स 1 इंटू आई विल बी इक्वल्स टू 0 है, तो जो ये वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द कैपेसिटर है Vc इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 वोल्ट के। मतलब Vc इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट। कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट। ये हमारे पास में वैल्यू निकल के आ गई क्या, Vc इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट हो जाएगी।
अब सारी चाहे वी सी इन्फिनिटी हमारे पास में आ गया, वी सी जीरो आ गया, टो आ गया, तो क्या वी सी ऑफ टी निकाल सकते हो क्या? अब तो कुछ भी नहीं करना, आप वैल्यू रख दो डायरेक्ट और ये अपने पास में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वी सी टी विल बी इक्वल्स टू, वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस वी सी जीरो की वैल्यू कितनी है 0 माइनस वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू 10 ई की पावर माइनस टी बाई टो की वैल्यू कितनी है भाई, टो की वैल्यू है 2। तो वी सी टी विल बी इक्वल्स टू 10 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 2। ये वोल्टेज हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से यही आंसर पूछा है क्या अपना, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। ये तो अपने पास में आंसर पूछा है। दूसरी बात, आप ऑल्सो फाइंड, अब अपन ये मान लो एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मान लो आई सी ऑफ टी निकालना चाहते हो। आई सी ऑफ टी क्या हो जाएगा, सी डी वी सी टी बाई डी टी हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू डी बाई डी टी, डी वी सी टी की वैल्यू 10 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 2। अब वैल्यू रखो 2, ये 10 बाहर आ जाएगा ना, तो 20 डी बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 0 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 2। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे ये आएगा। तो बताओ आई सी ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 से 10 गया तो 10 ई की पावर माइनस टी बाई 2। ये एम्पियर इसमें क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। ये एम्पियर इतनी क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से ई सी टी की वैल्यू निकालोगे तो हाफ एल आई सॉरी सी वी सी टी का स्क्वायर, वैल्यू रखोगे तो अपने पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ अपने पास में हो गई है। तो विथ सोर्स डीसी ट्रांजिएंट में कुछ नहीं करना है, विदाउट सोर्स डीसी ट्रांजिएंट में कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब विथ सोर्स डीसी ट्रांजिएंट का पता चल गया यहाँ पर कि आफ्टर द स्विचिंग इन द सर्किट इंडिपेंडेंट सोर्स विल बी प्रेजेंट 10 वोल्ट, दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ with source DC transient. In the case of with source DC transient, how to calculate voltage across the capacitor? Voltage across the capacitor will be equals to VC infinity plus VC 0 minus VC infinity into e की power minus t by 2. Then how to calculate tau? For tau, this voltage source becomes short circuited and then circuit is look like this, and tau equals to R into C, so tau will be equals to 2. Now t equals to infinity, circuit will be look like this, capacitor behave as a open circuit, then VC infinity will be equals to 10 volt. When VC infinity equals to 10 volt, VC 0 equals to 0 volt and tau equals to 2 volt. Then all these value put in this equation. Then we calculated VC t equals to 10 1 minus e की power minus t by 2 volt. तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, VC infinity, और उसके बाद में आई सी ऑफ टी ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। तो ये जो अपने पास में जो आंसर आया इसका यहीं से निकालना था, लेकिन ये एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया, ठीक है, समझने के लिए। आप ई एल ऑफ टी ई एस सी ऑफ टी निकाल सकते हैं, हाफ सी वी सी टी स्क्वायर, वी सी टी की वैल्यू दे रखी है वो रख दो, ये क्या आ जाएगा वैल्यू। तो ये अपने पास में क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को करो, इसको सोल्व। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हाउ टू कैलकुलेट वी सी ऑफ टी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट द टाइम ऑफ टी। बताओ भाई। देखो पहली बात, ये ट्रांजिएंट है कि नहीं है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिएंट यू ऑफ टी, यूनिट फंक्शन भी था क्या, कैसे था यूनिट फंक्शन की, पहले देखो प्रॉपर्टी देख लो क्या होता है यूनिट फंक्शन। यू ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू, वैल्यू 1 है जब t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अब 0 है जब t लेस देन 0, ये होता था। यानी इसका सर्किट हमें इस तरह से, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से दिखाई देता था, t है, अब ये 1 है, इसको क्या बोला था, स्टेप साइज। ये दिखा रहा है कि जैसे t की वैल्यू 0 से कम है, देन u ऑफ t की वैल्यू क्या है, बोलो u ऑफ t की वैल्यू क्या है 0। जब t की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो u ऑफ t की वैल्यू कितनी है, u ऑफ t की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो
देखो भाई, जैसे ही ये हुआ, जैसे ही ये अपने पास में ये निकल के आया, दैट मीन्स अब बताओ क्या होगा। जैसे ये वैल्यू निकल के आई तो अब बताओ u ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी। सॉरी, अब ट्रांजिट में क्या होगा। अब सर्किट को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी सर्किट को ड्रॉ करने के लिए कितने डायग्राम की आवश्यकता होती है। पहला डायग्राम बनाते हैं t लेस देन 0 का। t लेस देन 0 का बनाओ। अब एक बात बताओ मुझे, t लेस देन 0 के ऊपर है u ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 0। जब u t यानी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू जब 0 होती है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अरे भाई, t लेस देन 0 पर u ऑफ टी की वैल्यू कितनी, ये u ऑफ टी यहीं तो रखोगे, इसमें तो चेंज होगा। जब t लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो u ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 0। जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है, u ऑफ टी क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है, तो u ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 0 है। जब 0 दे रखी है u ऑफ टी की वैल्यू, तो वोल्टेज सोर्स क्या, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू जब 0 दे रखी है तो ये कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो जब हमारे पास में सर्किट जो दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा। तो सर्किट किस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है, ये अपने पास में सर्किट दिखाई देगा। अब बताओ मुझे, और दूसरी बात मुझे ये बताओ, ये तो दिखाई देगा, कोई बात नहीं, एक बार में दिखाई दे रहा, और t लेस देन 0 है तो ये काफी लॉन्ग टाइम से पड़ा होगा। अब लॉन्ग टाइम से जैसे पड़ा तो कौन सी कंडीशन होती है, स्टेडी स्टेट। एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन सर्किट। तो यहां पर जो कैपेसिटर कैसा दिखाई देगा, ओपन सर्किट, मतलब Vc0 माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर Vc0 वैल्यू माइनस क्या हो जाएगी। अब इसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रही है तो इसमें करंट 0, दैट मीन्स ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन इज 0। तो पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन, तो यहाँ पर तो क्या है, वैल्यू 0। तो Vc0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 वोल्ट। दैट मीन्स इन द केस ऑफ RC सर्किट डज नॉट, कैपेसिटर में डज नॉट अलाउ द वोल्टेज, तो Vc0 माइनस विल बी इक्वल्स टू Vc0 इक्वल्स टू Vc0 प्लस विल बी इक्वल्स टू कितना, 0 वोल्ट। कितनी वैल्यू हो गई, 0 वोल्ट। कितनी वैल्यू हो गई, 0 वोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये वैल्यू हमने बताई। दूसरी बात, t आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की मैं बात करता हूं, दूसरा सर्किट बनाता हूं, तो ये सर्किट कैसा दिखाई देगा, सर्किट कैसा दिखाई देगा, ये कितना वोल्ट हो जाएगा, अब की बार कितना हो जाएगा, u ऑफ टी की वैल्यू कितनी, 1। तो वोल्टेज सोर्स है तो इसलिए 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वोल्टेज सोर्स u ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पर 1 वोल्ट हो जाएगी इस बार, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन ने दे रखी है 1 ओम, और ये t टाइम पर इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा, 2। अब t टाइम पर इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा, इनिशियल वैल्यू दिखा दो भाई, प्लस माइनस Vc0 इक्वल्स टू, अरे भाई काफ़ी बार बता दिया, इनिशियल वैल्यू कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने पर इनिशियल वैल्यू दिखाते हो ना आप, तो इनिशियल वैल्यू कितना, 0 वोल्ट, ठीक है। अब देखो इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में अब ये कौन सा है बोलो, ये कौन सा केस है, ये है विद सोर्स, कौन सा है, विद सोर्स डीसी ट्रांजिएंट। कौन सा है, विद सोर्स डीसी ट्रांजिएंट केस। विद सोर्स डीसी ट्रांजिएंट केस जैसे ही आया, अब क्या करोगे, विद सोर्स डीसी ट्रांजिएंट केस में कैपेसिटर है तो Vc विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, Vc इन्फिनिटी प्लस Vc0 माइनस Vc इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी बाई 2। समझ में आई क्या बात। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये Vc इन्फिनिटी की वैल्यू ये आई, दैट मीन्स अब आप Vc0 की वैल्यू रखनी है आपको। अब यहां पर टो की वैल्यू निकालना है, 4 टो। अब एक बात बताओ मुझे, यहां से एक बात बताओ, इस सर्किट में टो की वैल्यू निकालने पर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स है उनको क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स को ओपन सर्किट, करंट सोर्स तो है नहीं तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो, ओपन सर्किट। तो ये सर्किट कैसे दिखाई देगा, ये सर्किट हमारे पास में इस तरह से दिखाई देगा, 1 ओम,
ठीक है, ये 1 ओम, ये 2 हो गया। दैट मीन्स अब आप बताओ मुझे इसकी टो की वैल्यू बताओ। टो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, R इंटू सी, R इंटू सी, तो 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2। तो टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब तीसरा सर्किट हम जब ड्रॉ करते हैं t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, किसकी बात कर लेते हैं, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि अभी हमने टो की वैल्यू निकाली है इसमें, Vc0 की हमें Vc इन्फिनिटी ने, उसके लिए t इक्वल्स टू इन्फिनिटी में अपन को क्या करना पड़ेगा, सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, t इक्वल्स टू जाता 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 ये कहीं तक पर भी जाएगा, ये हमेशा t जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा वैल्यू किसकी होगी 1 की। दैट मीन्स t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर भी u ऑफ t की वैल्यू कितनी होगी 1 ऑफ वोल्ट। दैट मीन्स ये यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 वोल्ट। फिर देखो ये इसमें 1, फिर अब एक बात बताओ, इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। तो यहां से Vc इन्फिनिटी प्लस और माइनस, अब Vc इन्फिनिटी वोल्ट, इसमें करंट फ्लो हो नहीं रही, तो 1 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा 0, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0। दैट मींस ये शॉर्ट सर्किट, तो पूरा Vc इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, यानी Vc इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास में निकल के कितनी आई 1 वोल्ट। Vc इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ गई 1 वोल्ट। तो अब बताओ यहाँ से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में सारी वैल्यू रखो, Vc ऑफ t विल बी इक्वल्स टू Vc इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी 1 प्लस Vc ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, Vc ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 माइनस Vc इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी 1 e की पावर माइनस t बाई टो की वैल्यू कितनी है भाई 2, तो कितनी हो जाएगी 2। दैट मीन्स Vct की वैल्यू है वो है 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई 2। ये अपने पास में किसकी वैल्यू निकल गया कि Vc2, और ये अपन को क्या करना है फाइंड आउट करना है क्या, Vc ऑफ t की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास में आ गई Vc ऑफ t। तो इस तरह से ये अपने पास में Vc ऑफ t u ऑफ t के द्वारा भी देख लिया हमने किस तरह से निकालते हैं, और आप अब एक बार इसको क्या कर लो नोट कर लो। एक बार आप इसको नोट कर लो। देखो अभी तक हमने देखा ये अपना एक जो क्लासिकल मेथड था, ठीक है, ये अब हम ये जो मेथड था अपना जो कन्वेंशनल मेथड था, क्या था कन्वेंशनल मेथड था जो अभी आपने देखा, ठीक है। अभी जो इसका जो बेसिक मेथड होता है जो आपको किताबों में मिलेगा वो शायद मेरे वाला तरीका आपको ना मिले, लेकिन ये जो किताबों में आपको मिलेगा क्लासिकल मेथड ऑफ ट्रांजिएंट एनालिसिस, क्लासिकल मेथड ऑफ ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये किस प्रकार होता है, ठीक है, वो अपन देखेंगे। इसका जो क्लासिकल मेथड क्या होता है वो, या जनरल मेथड हम बोल सकते हैं, या लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो पहले मैं बात करता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा इसको सोल्व करना है, तो क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मर, उसकी बात करते हैं। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मर में लाप्लास ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो देखो यदि f ऑफ t फंक्शन है, क्या है एक f ऑफ t फंक्शन है, इसका मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया, इसका मैंने क्या किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया, तो क्या बन गया f ऑफ s। ये टाइम डोमेन में है और लाप्लास करने पर किस में चला जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब टाइम डोमेन में क्यों है भाई ये t, तो टाइम डोमेन s है तो आपने उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन क्यों बोला, क्यों, क्योंकि s इक्वल्स टू क्या होता है j ओमेगा, ये 2 पाई f, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो रही है। दैट मीन्स ये कौन सा डोमेन हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये कौन सा डोमेन हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, जब हमने इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये क्या किया हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ s के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या किया, तो क्या हुआ f ऑफ t बना, क्या बना f ऑफ t बना, यानी टाइम डोमेन का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो f ऑफ s, और f ऑफ s का जब वापस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा f ऑफ t। अब देखो तो बताओ f ऑफ फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मर निकल के आता है वो क्या होता है, f ऑफ s विल बी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी
एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस ऑफ टी डी ऑफ टी। एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस ऑफ टी डी ऑफ टी, ये क्या है? बाइलेटरल ट्रांसफॉर्म। ये क्या है? बाइलेटरल ट्रांसफॉर्म। क्यों भाई बाइलेटरल? क्यों? क्योंकि ये कहां से कहां तक है? माइनस इन्फिनिटी से ले इन्फिनिटी तक। ठीक है, दूसरी बात, अभी मैं क्या हूं, एफ ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। तो ये हो जाएगा यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म। ये क्या हो गया? यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखो ये बाइलेटरल ट्रांसफॉर्म हो गया, ये यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी देखना अपन को, इसमें सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यानी वी ऑफ टी, अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस किस का? आप देखो पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पढ़ने नहीं बैठेंगे, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन अपन को जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी सर्किट एनालिसिस में सोल्व करने लेके, उनका लिए हम ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। जैसे वी ऑफ टी का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे, वी ऑफ टी का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो हम दिखाएंगे वी ऑफ एस। आई ऑफ टी का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगो तो क्या होगा? आई ऑफ एस। समझ में आई बात? यदि मैं बात करता हूं वी की बात, यानी कि ये डीसी है, तो इस कंडीशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मैं बात करता हूं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो निकल के आएगा, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वी बाई एस। जब मैं आई की बात करता हूं तो आएगा आई बाई एस। ठीक है, इसी प्रकार से रेजिस्टेंस आर की बात करता हूं तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा। ये आर है तो बाद में भी क्या रहेगा? आर रहेगा। ये आर है तो बाद में भी क्या रहेगा? आर रहेगा। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखो फिर आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? आर ओम। अब देखो दूसरी चीज, अब मुझे ये बताओ आप कि एल का क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म? एल एस। एल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एल एस। और ये किस में होगा? ओम में होगा। याद रखना है, ये क्या होगा? किस में होगा? ओम में होगा। अब एस की वैल्यू जे ओमेगा इंटू एल, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं जे 2 पाई एफ इंटू एल, क्योंकि वेयर ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई एफ। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो मैं कैपेसिटर की बात करता हूं, जब कैपेसिटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करें तो 1/CS, और ये भी किस में होगा? ओम में। दैट मीन्स ये कितना होगा? जे ओमेगा सी, या 1 क्या होगा? जे 2 पाई एफ इंटू सी। इतनी बात क्लियर होगी? तो इस प्रकार से ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो अपने काम में आ रहे हैं। अभी देखो कुछ और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में और काम में आएगा इसका, तो ई की पावर माइनस ए ऑफ टी यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करोगे? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, तो इसकी वैल्यू होती है 1/s प्लस ए। क्या हो जाएगा? 1/s प्लस ए, 1/s प्लस ए। इसी प्रकार से ई की पावर, यदि मैं यहाँ से करूँ ई की पावर ए ऑफ टी यू ऑफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख के पुट कर लो, यही आने वाला है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो 1/s माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1/s माइनस ए। अब देखो दूसरी बात, और किसका निकालोगे? अब साइन ओमेगा 0 टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ भाई। साइन ओमेगा 0 टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालोगे तो क्या निकालोगे बताओ? यानी कि साइन ओमेगा 0 टी यू ऑफ टी, इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो इसका निकल के आएगा ओमेगा 0 अपोन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 का स्क्वायर। इसी प्रकार से लगे हाथ आप कोस ओमेगा 0 टी यू ऑफ टी का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी एस अपोन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 का स्क्वायर। ये समझ में आ गई बात? तो ये कोस ओमेगा 0 यू ऑफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस अपोन में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने पास में होगी। और एक और निकाल लो यहाँ पर यू ऑफ टी का, यू ऑफ टी का कहीं पर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे, यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। क्या होता है? 1/s। ठीक है, तो ये अपने पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गए और ये अपने काम में आएंगे, इसलिए ये पूरे के पूरे क्या कर लो आप? नोट कर लो। फिर अभी एक इसके साथ में जैसे ही नोट करते हो एक क्वेश्चन देखेंगे, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो
इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करोगे वो चीज़ अपन को देखनी है। पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ से कि आई ऑफ टी निकालना दो मेथड से, है ना। अभी हमने देखा था कन्वेंशनल मेथड जो हम सोल्व कर रहे थे, और लॉजिकल मेथड जो मेथड अपन टू लाप्लास। पहले अपन एक बार मेथड 1 से, जो मेथड 1 कौन सा था अपना, मेथड 1 था कन्वेंशनल मेथड, जिसको हमने नाम दिया था कन्वेंशनल मेथड। उसके थ्रू यदि हमें क्या इस सर्किट का सोल्व करना है तो मैं एक ही लाइन में आंसर लिख दूंगा। अब तक आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, देखो सारी चीज़ में एक ही लाइन में, आप इतना करने की जरूरत भी नहीं है। यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक लाइन में आंसर लिखोगे कैसे, देखो। पहले मुझे एक बात बताओ, u ऑफ टी का फंक्शन क्या होता है, u ऑफ टी का, फॉर u ऑफ टी का फंक्शन, u ऑफ टी का फंक्शन होता है, ये 1 होती है जब t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 0 t लेस देन इक्वल्स टू 0। अब चूंकि 4 है यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 0 0, ठीक है। तो ये अपने पास में निकल के आता है। अब इस कन्वेंशनल मेथड की मैं बात करता हूँ, इस कन्वेंशनल मेथड की मैं बात करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले एक बात बताओ, जब t ग्रेटर देन t जब कनेक्ट किया आफ्टर द स्विचिंग का ये सर्किट है, आफ्टर द स्विचिंग का सर्किट है, तो इसमें क्या है 4 वोल्ट का आफ्टर द टी, यानी कि t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर ये सर्किट किस तरह से दिखाई देगा, 4 वोल्ट और ये 2, ये इंडक्टर, ये 3, ये आई ऑफ टी। अब इसमें से इनिशियल करंट क्या फ्लो हो रही है बताओ, इनिशियल करंट यानी आई ऑफ 0, आई ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताओ, t लेस देन इक्वल्स टू 0 पर ये 0 था, तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 0, जब ये 0 था तो इसमें से क्या करंट फ्लो हो रही थी, क्या कुछ, क्योंकि वोल्टेज नहीं है तो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज ही 0 है तो आई सी 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, ठीक है। जब आप t लेस देन इक्वल्स टू 0 कनेक्ट करोगे, डायग्राम बनाओगे, तो आई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये विद सोर्स डीसी ट्रांजिएंट है। अब एक बात बताओ, जब आपने क्या किया, इसको इन्फिनिटी टाइम पे कनेक्ट किया, क्या किया, इन्फिनिटी टाइम तक कनेक्ट किया, दैट मीन्स जब इन्फिनिटी पे, तो इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर कैसा बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। तो 8t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 8t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये सर्किट जो दिखाई देगा वो 4 वोल्ट, अरे 4 u ऑफ टी नहीं लिखोगे ना, u ऑफ टी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 4 u ऑफ टी की t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगी, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर भी क्या होगी 4 होगी। दैट मीन्स ये हो जाएगा अपने पास में 2, और ये जो है ये वैल्यू हो जाएगी। अब बताओ मुझे, यहां से ये शॉर्ट होगा एट द टाइम ऑफ इन्फिनिटी, यानी आई एल ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू बताओ आप, आई एल इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस 4 अपॉन में ये कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। तो आई एल ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी इन्फिनिटी। अब टो की वैल्यू बताओ, एल बाई आर, जब टो की वैल्यू 4, टो के लिए क्या होगा एल बाई आर। अब एल की वैल्यू कितनी है 3 बटे आर की वैल्यू कितनी है 2, तो टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बटे 2। समझ में आ गई बात। तो इस कंडीशन में जब आप आई एल ऑफ टी निकालोगे, आई एल ऑफ टी विथ सोर्स डीसी ट्रांजिएंट में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एल ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू आई एल ऑफ इन्फिनिटी प्लस आई एल ऑफ 0 माइनस आई एल ऑफ इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी बाई 2। तो आई एल ऑफ टी इक्वल्स टू आई एल इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, अरे बोलो 2 एम्पियर 2 प्लस आई एल 0 की वैल्यू कितनी 0 माइनस आई एल इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी 2 e की पावर माइनस टी बाई टो की वैल्यू 3 बाई 2। अब आई एल ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू, यहां से 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t बाई 3, ये क्या आ जाएगा आई एल ऑफ टी ऑफ की वैल्यू। अब ये हमने कन्वेंशनल मेथड से इसका आंसर निकाला, ये जो हमने अब तक सीखा है। अब मेथड 2 जिसकी हम बात करेंगे, मेथड 2 जिसकी हम बात करेंगे वो कौन सा, लॉजिकल मेथड। कौन सा, लॉजिकल मेथड या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला मेथड।
तो जैसे ही वो मेथड लगाओगे तो मेथड लगाने का मतलब क्या होगा, कोई भी सर्किट है, रजिस्टिव सर्किट और आरएल सर्किट है, तो उसमें सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, ये वी ऑफ एस कनेक्टेड है क्या? वी ऑफ एस कनेक्टेड होता है और रजिस्टेंस रहता है और इंडक्टर का क्या हो जाता है, इंडक्टर क्या हो जाता है, एल इंटू एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, क्या कर दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इसमें से फ्लो करंट होने वाली इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन आई ऑफ एस। अब आई ऑफ एस की वैल्यू बताओ, आई ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज वी ऑफ एस अपोन में आर प्लस एल एस। अरे ये भी रेजिस्टेंस ओ में है ना, इसलिए जुड़ जाएंगे ना, तो वी ऑफ एस अपॉन आर प्लस एल एस। अब मुझे बताओ वी ऑफ एस की वैल्यू क्या है, बताओ देखें वी ऑफ एस की वैल्यू क्या है, या फिर मैं ऐसे करूं वी ऑफ एस, या फिर यहाँ पर वी ऑफ एस है क्या, तो वी ऑफ एस की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, या फिर इसको थोड़ा सा वी ऑफ एस भी लिखना चाहो तो लिख दो, कोई बात नहीं है, जैसे केवीएल फिर अगली स्टेप में लिख दोगे, आप इजी समझ में आ जाए। तो फिर आई इंटू टू इंटू आई ऑफ एस प्लस आई ऑफ एस इंटू आर प्लस आई ऑफ एस इंटू एल ऑफ एस, ये हो गया। अब देखो यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं तो वी ऑफ एस की वैल्यू क्या निकल के आती है, आई ऑफ एस आर प्लस एल एस। अब एक बात बताओ, यहां पर आर की वैल्यू कितनी देर की है, आर की वैल्यू कितनी देर की है 2, एल की वैल्यू कितनी देर की है 3, और वी ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 डीसी सोर्स है, एसी सोर्स, तो वी 4/s क्या हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू आई ऑफ एस की जगह आई ऑफ एस, आर की जगह कितना देर का है बताओ, आर की जगह कितना 2 प्लस ये कितना 3, तो 3s। अब यहाँ से आई ऑफ एस की वैल्यू निकालो, आई ऑफ एस की वैल्यू निकालोगे तो अपने पास में ये 4/s हो गया अपोन में 2 प्लस 3s हो गया, 2 प्लस 3s, दैट मीन्स 4/s 2 प्लस 3s। आई ऑफ एस की वैल्यू निकल के कितनी आएगी 4 अपोन में s 2 प्लस 3s, ठीक है। अब बताओ ये जो है अपन को क्या करना है, अब देखो एक बात बताओ, जब लाप्लास जब टाइम डोमेन में दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन, अभी ये आंसर किस में निकाला टाइम डोमेन में, दैट मीन्स यदि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है तो हम क्या करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अरे यार अभी किया था ना, आई ऑफ टी से अपन को यदि मान लो आई ऑफ एस में जाना है तो क्या करोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यदि हमें आई ऑफ एस से आई ऑफ टी में करना है तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन क्या करोगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दोगे। और अभी हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे किस प्रकार से करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन के रूप में तोड़ना है, इसको क्या करना है फ्रैक्शन के रूप में तोड़ना है। तो देखो इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू ए अपोन में एस प्लस बी अपोन में, चलो पहले इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करते हैं, आई ऑफ एस 4, अब यहां से 3 को क्या ले लेता हूं मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये 3 कॉमन आएगा तो 3 फिर s, यहां से कितना s प्लस 2/3, ठीक है। अरे कुछ नहीं किया, s के टर्म s प्लस समथिंग कुछ बनाना है तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा। जब आपने 3 को कॉमन लिया, 3 को क्या लिया कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा s प्लस 2/3। अब देखो ये 4/3 मैं यहां लिख दूं, इसको एक ही बात है, ये मैंने क्या लिख दिया 4/3, ये क्या लिख दिया 4/3, तो इस प्रकार से ये बन गया। अब इसको मैं a और b के रूप में लिखना चाहूं तो आई ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू a/s प्लस b/s प्लस 2/3। अब देखो यहां से एक तरीका, a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब एक तो आप इसको एलसीएम लो, फिर ए और बी के इससे कंपेयर करो, वो होता है तरीका, तो वो तो अपन करेंगे नहीं, अपन तो क्या करना है शॉर्ट एंड स्वीट एंड तरीका चलेंगे। तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए ए के नीचे क्या है एस है, तो इस एस को तो छुपा लो, बाकी एस इक्वल्स टू क्या रख दो, ये नीचे वाली टर्म होती है ना,
इसके इक्वल 0 रख दो। ये नीचे वाली टर्म ओनली एस है तो इसके इक्वल कितना 0। अब एस इक्वल्स टू 0 रखना है, इस एस को छुपा लो। इस एस को छुपाने पर बाकी जब एस इक्वल्स टू 0 तो ऊपर तो 4/3 तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3 और ये 0 प्लस 2/3। सोल्व करोगे तो 4/3 इंटू 3/2 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू निकल के आई कितनी आई, ए की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आई बोलो, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी 2। एक बात, बी की वैल्यू निकालो। बी के लिए क्या करना वही चीज़, अब ये नीचे वाली टर्म कितनी 0 के इक्वल करो तो s प्लस 2/3 विल बी इक्वल्स टू 0। तो s की वैल्यू कितनी -2/3। अब देखो s की वैल्यू -2/3 रखनी है किसमें, जब इसको छुपा लो, जिसको 0 किया ना उसको छुपा लो। इसको छुपाया तो ये बच्चा क्या 4/3 अपॉन में s की जगह वैल्यू किसको रखनी है 4/3, s की जगह -2/3। अब जब ये ऊपर जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, क्योंकि ये 3 ऊपर जाएगा 3/2। तो ये के लिए हो जाएगी b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू क्या होगी -2। इतनी बात समझ में आ गई। a और b की वैल्यू यदि आ गई तो अब क्या करो आप इसमें रख दो। a और t की वैल्यू जब आ गई दैट मीन्स आई ऑफ एस की वैल्यू ए की जगह रख दो 2/s माइनस बी की जगह माइनस था तो s प्लस 2/3। ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है? अब मुझे एक बात बताओ, 1/u ऑफ t का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया तो क्या आया 1/s। तो मैं क्या करता हूं 2 इंटू 1/s कर दूं और इसको भी 2 इंटू 1/a समथिंग टर्म बन गई, ठीक है ऐसा कर दूं। अब बताओ u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है तो 1/s का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा u ऑफ t। दैट मीन्स 1/s की जगह जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो उस कंडीशन में आई ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आई ऑफ टी इक्वल्स टू 2। तो ऐसा कैसा 1/s की वैल्यू u ऑफ टी माइनस 2। तो ऐसा कैसा u ऑफ टी की वैल्यू क्या है, u ऑफ टी की वैल्यू u ऑफ t -2। अब देखो यदि मैंने क्या कहा था 1/s प्लस देखो e की पावर -a ऑफ t की जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या होगा, यहां देख लो एक बार, e की पावर -a t u ऑफ t का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या आता था 1/s प्लस a। इसी तरह से इसका 1/s प्लस a का वापस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो यही किस में जुड़ जाएगा, जो s प्लस जो जुड़ रहा है प्लस जुड़ रहा है तो वही क्या हो जाएगा e की पावर -a ऑफ t। अब यहाँ पर क्या है 1/s की a की जगह वैल्यू क्या है 2/3। तो जब इसका इनवर्स लाप्लास करोगे तो -a की जगह क्या हो गया 2/3 इंटू t फिर u ऑफ t। तो यहाँ से ये वैल्यू रख जाएगी e की पावर -2/3 t इंटू u ऑफ t, u ऑफ t, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू क्या होगी निकल के आ गई। अब बताओ ये e की पावर -2/3 t इंटू u ऑफ t आया, दैट मीन्स i ऑफ t की वैल्यू कितनी 2 कॉमन लिया तो u ऑफ t माइनस e की पावर -2/3 t, ये वैल्यू आ गई, u ऑफ t की वैल्यू बाहर ले ली तो ये 1 माइनस u ऑफ t। क्या यही वैल्यू आ रही है क्या इसमें, सेम देखो यहाँ पर u ऑफ t लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, u ऑफ t सेम आ रही है क्या 2 इंटू 1 माइनस e की पावर -2/t। तो ये तरीका जो हो गया अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हो गया, ये जो आपका जनरल जो मेथड आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लाप्लास के द्वारा भी इसको इस तरह से सोल्व किया जाता है। तो दोनों मेथड से मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से ट्रांजिएंट को
कन्वेंशनल मेथड से करना है, जो हमने ज़्यादातर आपको क्वेश्चन इसी तरह के सोल्व करना है, और लॉजिकल मेथड इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला वो किस तरह से अपन को सोल्व किया, ये सारी की चीज़ अपन ने देख ली। ठीक है, तो अब एक टॉपिक थोड़ा सा और बचा है, बाकी हम इसका हो गया। अब एक बार इसको क्या करो, लिख लो। देखो ट्रांजिएंट इन डिपेंडेंट सोर्स, अब हम देखेंगे कि ट्रांजिएंट इन डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। कि डिपेंडेंट सोर्स इन ट्रांजिएंट की बात करेंगे तो इस एग्जांपल के थ्रू समझिए, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप गेट के क्वेश्चनों से डरते हो, तो ट्रांजिएंट जब अपन ने जो सीखा है और ये गेट में आया क्वेश्चन, इसको सोल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो अपन ने सीखा है वही कंसेप्ट सब जगह क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में आई ऑफ टी निकालनी है t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जब गिवन आई ऑफ 0 इक्वल्स टू 10 एम्पियर। अब ये अपने पास में कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है, एक बात, आई ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर। ठीक है, अब देखो आप जैसे ही मान लो आई ऑफ 0 की वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है, दैट मीन्स अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनिशियल कंडीशन दे रखी है, t लेस देन इक्वल्स टू 0 बनाने की जरूरत नहीं है, इनिशियल कंडीशन अपन को दे रखी है। अब एक बात हो, अब ये t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर सर्किट दिख रहा है, तो इसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स दिख रहा है क्या? अरे सोर्स तो दिख रहा है 3i का, लेकिन क्या है, ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये तो दिख रहा है, क्या इंडिपेंडेंट सोर्स दिख रहा है क्या? चाहे वोल्टेज सोर्स देखो, ढूंढा टॉर्च लेके तो इसमें नहीं मिला, और डिपेंडेंट करंट सोर्स देखा तो वो भी नहीं मिला। दैट मीन्स ये कौन सा है, केस कौन सा है, सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट। ये कौन सा है, सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट। एक बात, जब सोर्स फ्री डीसी ट्रांजिएंट होता है तो करंट थ्रू आई ऑफ टी तो निकालनी है, फाइंड आई ऑफ टी, आई ऑफ टी तो निकालनी है, तो आई एल ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, आई एल ऑफ 0 इंटू ई की पावर माइनस टी बाई 2, वेयर आई एल ऑफ जी की वैल्यू तो 0 है, सॉरी दे रखी है 10 एम्पियर। अब वैल्यू टो की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सा है, निकाल दो। टो की वैल्यू क्या आ गई, एल बाई आर इक्विलेंट, एल बाई आर इक्विलेंट। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू दे रखी है तो इक्विलेंट निकालना है, और एल की तो एक ही वैल्यू, तो एल बाई आर इक्विलेंट। वेयर एल की वैल्यू बताओ, एल की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हेनरी, 1/2 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आर इक्विलेंट की वैल्यू निकालो। आर इक्विलेंट की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, आर इक्विलेंट की वैल्यू निकालनी है। बताओ भाई, यहां तक बहुत ही आसान चल रहा था, बोले यार आ रहा, लेकिन यहां देखिए अब आर इक्विलेंट निकालो। इसका कैसे निकालोगे, निकालो इसका आर इक्विलेंट कैसे निकालोगे? आर इक्विलेंट निकालने के लिए हमने क्या करा था, वोल्टेज सोर्स को क्या करना, देखो एक पहली बात तो ये कि आर इक्विलेंट किसके अक्रॉस निकालना है, आर इक्विलेंट फाइंड आउट द आर इक्विलेंट अक्रॉस द एल। ठीक है, अक्रॉस द एल। तो ये बात याद होनी चाहिए कि फाइंड यानी आर इक्विलेंट किसके अक्रॉस है, अक्रॉस इंडक्टर एल, यही तो होता था। तो ठीक है, तो जिसके अक्रॉस निकालते हैं उसको तो क्या कर दो, हटा दो, उसको तो क्या कर दो, हटा दो। दैट मीन्स हटाने के बाद में ये जो सर्किट हमारे पास में इस तरह से दिखाई दिया 2 और ये 4, इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करोगे, सॉरी डिपेंडेंट सोर्स को क्या करोगे, छेड़छाड़ करोगे क्या, नहीं कर सकते ना यार। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 4 3i। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट निकालना है, इसके अक्रॉस यहां पर आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब याद करो बेसिक्स, फिर आ गया यहां पर काम बेसिक। हमने आर इक्विवेलेंट निकालना सीखा था, जब डिपेंडेंट ओनली डिपेंडेंट सोर्स होता है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, जब ओनली डिपेंडेंट सोर्स होता है तो उस कंडीशन में जब हमें आर इक्विवेलेंट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, या तो 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा देते थे, उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेते थे, या फिर क्या करते थे 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा देते थे और उसमें से फ्लो होने वाली करंट निकाल लेते थे। तो यहाँ पर वही बात करनी है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये I इसमें से फ्लो होने वाली करंट है क्या, ये 3 × I है, तो ये यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट क्या है इस क्वेश्चन में, I होने वाली करंट कहाँ है, ये है करंट I। ठीक है,
इसमें से जो I है वो I है, ये है, ठीक है। देखो तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर ऐसा करता हूं कि यहां पर 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा देता हूं। अब डायरेक्शन किसी तरह मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 एम्पियर का करंट सोर्स और इसके अक्रॉस मैंने क्या निकालना है, V निकालना है। तो अब R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, V अपॉन में I। अब V अपॉन में I की वैल्यू कितनी, 1, तो यही क्या हो जाएगा अपने पास में R इक्विवेलेंट हो जाएगा। फाइनली ये वोल्टेज निकालना है, फाइनली क्या करना है, ये वोल्टेज अपन को निकालना है। चलो ठीक है, ये वोल्टेज निकाल लिया। अब ये वोल्टेज निकालोगे तो एक बात मुझे एक बताओ, I की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास में, I की वैल्यू कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, I की वैल्यू अपने पास में कितनी दे रखी है भाई, नहीं दे रखी ना, तो प्लस ये V। अब I की वैल्यू यहां से दिखाया गया है, ये I, तो I इसमें से फ्लो होने वाली करंट है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट। अब एक बात बताओ, ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है तो ये इधर से प्लस आएगा और ये माइनस आएगा ना, जहां से बाहर निकलती है तो तब भी तो सोर्स होगा। दैट मीन्स ये अपने पास में हो जाएगा, V अपन को निकालना है, V अपन को निकालना है, ठीक है। अब बताओ जैसे ही V निकालना है तो अब ये I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। जैसे ये 1 एम्पियर हो गया तो ये कितना हो गया, 3 × 1, ये कितना हो गया, 3 वोल्ट। दैट मीन्स एक बार इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। जब ऐसा हुआ तो अपने पास में ये यहाँ पर 1 एम्पियर करंट सोर्स हो गया, ये माइनस प्लस V वोल्ट हो गया, इसमें से फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर है। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा V1। ठीक है, अब देखो ये जो अपने पास में वोल्टेज निकल के V1 की वैल्यू निकल के आई, तो अब एक बात बताओ मुझे, V1 की वैल्यू निकल के आई, तो अब बताओ फाइंड करो V की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर अप्लाई नोडल 1, ये पॉइंट मान लेते हैं, अप्लाई KCL। KCL अप्लाई करने के लिए आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। मैं इधर मान लेता हूं I1, इधर मान लेता हूं I2, इधर मान लेता हूं I3। समझ में आई क्या बात, इधर क्या मान लेता हूं I3। ये 2 ओम रेजिस्टेंस है भाई, इंडक्टर नहीं है। बताओ आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। आउटगोइंग करंट कौन सी है, I1 प्लस I2 प्लस I3, सारी के सारी क्या है, आउटगोइंग करंट है, विल बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अब बताओ I1 की वैल्यू V1, I1 की वैल्यू कितनी दे रही है, 1 एम्पियर, प्लस I2 के लिए V1 अपॉन में 2, अरे इसको तो ग्राउंड कर देते हैं ना, प्लस V1 माइनस 3, V1 माइनस 3 अपॉन में कितना 4, विल बी इक्वल्स टू 0। जब आपको इसको सोल्व करोगे तो 1 उधर चला जाएगा, तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये लघुत्तम लिया मैंने 4, ठीक है, तो 4 लिया तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2V1 प्लस V1 माइनस का 3, विल बी इक्वल्स टू 0। जब 0 इधर जाएगा तो उस कंडीशन में जो निकल के आएगा 3 × 1, 3 वोल्ट। टू V1 प्लस ये कितना हो गया 3V1, ये कितना हो गया प्लस का 1, विल बी इक्वल्स टू 0। V1 भी कितनी वैल्यू हो गई 1/3 वोल्ट, यानी V1 की वैल्यू अपने पास में कितनी आई माइनस का 1/3 वोल्ट। V1 का वैल्यू आई माइनस 1/3 वोल्ट। V1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/3 वोल्ट। अब बताओ V की वैल्यू बताओ, जब V1 की वैल्यू ये है तो V की वैल्यू बताओ। देखो V1 है +2 माइनस ये, V1 की वैल्यू ये है
और इसमें क्या है v की, तो ये दोनों क्या हैं अपोजिट। तो कहने का मतलब यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का v1, दैट मीन्स v इक्वल्स टू माइनस का v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/3, दैट मीन्स 1/3 वोल्ट। निकालना क्या है, निकालना क्या है R इक्विवेलेंट, दैट मीन्स R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी v/1। तो क्योंकि देखो यही तो है v/1, यहाँ देखो v/1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो R इक्विवेलेंट अपने पास में निकल के आ गया 1/3। अब टो की वैल्यू निकाल लो L/R इक्विवेलेंट, दैट मीन्स L की वैल्यू कितनी थी, L की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1/2 और ये हो गया 1/3। तो टो की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये 3 ऊपर जाएगा 3/2, ये L की वैल्यू कितनी जाएगी 3/2। अब ये 3/2 हो गया, दैट मीन्स अब I ऑफ t की वैल्यू बताओ, I ऑफ t की वैल्यू निकाल लो। यही तो फॉर्मूला था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इसमें सारी की सारी वैल्यू अपने निकाल ली है। IL ऑफ 0 दे रखा था, टो की वैल्यू में दिक्कत आई निकालने में, वो निकाल ली। तो अब वैल्यू निकालो IL ऑफ t, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या निकालोगे IL ऑफ t विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IL ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, IL ऑफ 0 की वैल्यू है अपने पास में निकल के आती है 10 इंटू e⁻t/3/2। टो की वैल्यू जब IL ऑफ t की वैल्यू निकाल के आती है यहाँ पर 10 इंटू e की पावर, ये 2 पर चला जाएगा तो -2t/3। तो ये हो जाएगा अपने पास में एम्पियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस देखा। ट्रांजिएंट एनालिसिस में हमने देखा, पहले सबसे पहले बेसिक देखा कि किस प्रकार से ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है, फिर इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने देखा, फिर लास्ट में जाके फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिएंट की बात करी। तो डीसी ट्रांजिएंट और एसी ट्रांजिएंट। डीसी ट्रांजिएंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विद इन कंपैरिजन टू डीसी ट्रांजिएंट। तो अब डीसी ट्रांजिएंट में हमने देखा कि विद शॉर्ट डीसी ट्रांजिएंट और विदाउट शॉर्ट डीसी ट्रांजिएंट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसी ट्रांजिएंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए वो एक बार नहीं करवाया जा रहा। बाद में देखा जाएगा, यदि वापस सिलेबस में जोड़ दिया जाता है तो आपको उसमें ऐड करवा दिया जाएगा। बाकी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एसी ट्रांजिएंट डीसी ट्रांजिएंट ही एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि एसी ट्रांजिएंट जो होता है उसको तो हम मॉडिफिकेशन के द्वारा कम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आए, लेकिन डीसी ट्रांजिएंट वो क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रांजिएंट का जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।